ये खबर है सेक्टर नंबर 5 सामुदायिक केंद्र मालवीय नगर जयपुर की। राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम एवं होली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री सलाहकार और खटीक समाज की आन बान शान दूध विधायक श्रीमान बाबूलाल जी नागर रहे। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पधारी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी नागर का स्वागत समिति के अध्यक्ष श्रीमान हरिनारायण जी सामरिया व इनकी पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा माला, साफा व मोमेंटो देकर किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी श्रीमती अर्चना शर्मा का स्वागत महिला कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा शाल, माला व मोमेंटो देकर किया गया। जयपुर की अन्य समितियों से पधारे गए अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा मीडिया कवरेज के लिए पधारे समाज बंधुओं का भी सम्मान किया गया। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को श्रीमान बाबूलाल जी नागर ने शपथ दिलवाई, जिसमें कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित सदस्यों ने कार्यक्रम में उपस्थित समाज बंधुओं के समक्ष तन मन धन से समाज की सेवा करने की शपथ ली। शपथ ग्रहण हो जाने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्रीमान अशोक जी पाड़िया द्वारा रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस नृत्य को देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। समाज के अंदर इतनी प्रतिभा है जिसकी कोई कमी नहीं है। अशोक जी पाड़िया खटीक समाज से ही है जो अपना नाम देश और विदेश में कर रहे हैं। नृत्य के बाद में समिति अध्यक्ष ने अपने भाषण में मुख्य अतिथि व आए हुए सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। समाज के विकास के लिए कार्यकारिणी को साथ लेकर समाज हित में कार्य करते रहेंगे, ऐसा श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने कहा। राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान हरिनारायण जी सामरिया ने कार्यक्रम में पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का आभार जताया। कार्यक्रम में केडी नागर जी, बीरबल जी, बाबूलाल जी नागर, अर्चना जी शर्मा आदि सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो झालाना डोंगरी में खटीक समाज के लिए भूमि आवंटित की गई, जहां पर अभी वर्तमान में हॉस्टल बना हुआ है, उस ज़मीन को लेकर बहुत गहरी चर्चा हुई। बाबूलाल नागर ने अपनी पीड़ा जताई कि जो हॉस्टल समाज के लिए था उस पर एकाधिकार हो गया है, उसे समाज को समर्पित करना चाहिए। इस विषय में बाबूलाल जी नागर ने अपनी पीड़ा जताई। कार्यक्रम समाप्ति के बाद में समिति अध्यक्ष श्रीमान हरिनारायण जी सामरिया ने कहा कि जल्द ही पूरे जयपुर शहर की जो भी कार्यकारिणी है इनको इकट्ठा किया जाएगा और जल्द से जल्द जो श्री दुर्बलनाथ छात्रावास जो कि झालाना डूंगरी पे स्थित है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, कार्यकारिणी बनाएंगे और कार्यकारिणी बनाकर जल्द से जल्द उस हॉस्टल का समाज को लाभ मिले उसके लिए कार्य करेंगे। दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। सभी दर्शकों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। अनीता जी महामना, बबीता जी कंबाल, गीता बशवाला। हमारे आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्चना जी शर्मा जो हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। हमारी कार्यकारिणी की सभी सदस्य हैं और जोर से तालियां बजाएं। माननीय स्वागत इनका स्वागत करवाने के लिए मैं हमारी कार्यकारिणी स्वागत के लिए मैं श्री हरिनारायण जी सामरिया साहब, उनका स्वागत किया जा रहा है नवल जी दाइमा और श्री रोहित जी खन्ना साहब के द्वारा। महोदय का माल्यार्पण मोमेंटो
हाथे के द्वारा आप इनका सम्मान करें। मैम को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। कार्यकारिणी के सभी जी दाई माँ, यहीं खड़े रहो एक बार। अन्नू जी आशीर्वाद, भावना जी पीछी, आप सभी मंच पर हमारी मैडम का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। एक बार जाने में समस्या है, थोड़ा धैर्य रखना। आते जाओ, इधर भी आ जाओ, इधर भी खड़े हो जाना, एक समूचा है चित्र ले। श्री राजकुमार जी मल्होत्रा साहब, ब्रजेश जी नावरिया साहब जो हमारे संपादक हमारी है, हमारे बीच में यहाँ पर कई महानुभाव ऐसे पधारे हैं जिनका स्वागत हमारे अतिथि महोदय के द्वारा होना है। मैं उसी क्रम में श्री मान सिंह जी खींची और श्री पीएन बुटोलिया साहब और अगर स्वाला जी पाड़िया साहब, मैडम कौशल्या जी, मान सिंह जी, पीएन बुटोलिया साहब की जय। जयपुर या जयपुर से बाहर किसी भी हमारी खटीक समाज संस्था या समिति के अध्यक्ष हैं तो मेरे तक पर्ची पहुंचाएं। मल्होत्रा जो हमारे चीफ संपादक है प्रभात पोस्ट के, मैं उनसे समाज को दिशा देने वाले हमारे समाज समाचार पत्र हैं, सभी के पास प्रतियां भी उपलब्ध हैं। इनके समाचार पत्र को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इनका हौसला बढ़ाएं। मैं ऐसा निवेदन करता हूं। स्वागत। इसी क्रम में हमारे डॉक्टर हरिनाथ जी सामरिया साहब, आप जोर से तालियां एक बार। इसी क्रम में
साकार अपना सपन। महाभाग हो गीत का राग हो, तुमको शत शत हमारा नमन। दर्शनों के प्यासे नयन, शत शत हमारा नमन। शत शत हमारा नमन। जय हिंद जय भीम। बहुत बहुत स्वागत। मैं नाम बोलिए अपना। राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति मालवीय नगर जयपुर के अपना पद बोलिए। पद पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि समिति की गोपनीय बनाए रखने गोपनीयता बनाए रखते हुए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता रहूंगा। मैं अपने समाज की भलाई कल्याण एवं उत्थान हेतु सदैव सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगी। जय हिंद। आप सभी अपना आसन ग्रहण। अपने 2022 में पधारे आप सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय श्री बाबूलाल जी नागर साहब, जो कि आज के हमारे फंक्शन में मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार और सम्मान करता हूं। बाबूलाल जी अभी से नहीं, ये अपनी स्टूडेंट लाइफ से भी छात्र नेता रहे हैं, बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं और युवा नेता के रूप में आज भी ये जाने जाते हैं। आपने कई पदों पे, मुख्य पदों पे काम किया है। राजस्थान युवा कांग्रेस पर सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में भी और राजस्थान के खाद्य मंत्री के रूप में भी आपने काम किया है। और आपकी इन योग्यताओं को देखते हुए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपको अपना सलाहकार बनाया है। आप हम सब जानते हैं कि सलाहकार वही होते हैं जिनको हमसे ज़्यादा ज्ञान हो। मैं अपना सलाहकार अगर बनाऊंगा तो उसी आदमी को बनाऊंगा जिससे कि मुझे कुछ ज्ञान की सलाह मिले, काम को आसान करने की सलाह मिले। तो मैं सोचता हूं कि बाबूलाल जी में भी ऐसी खासियत देखी होगी मुख्यमंत्री महोदय ने कि उनको अपना सलाहकार बनाया है। आज की कार्यकारिणी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, हम सब लोगों ने भगवान को साक्षी रख करके शपथ ली है कि हम समाज का विकास करेंगे। समाज के लिए जो भी हमसे बन पाएगा तन मन और धन से हम समाज की सेवा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कि बालिकाएं शिक्षित होगी तो हर परिवार शिक्षित होगा, बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, हमारा परिवार एक विकसित परिवार बनेगा। इसलिए हम बालिका शिक्षा के लिए बहुत प्रयासरत करेंगे। छात्रों को जो बाहर से आकर के पढ़ते हैं उनको आवास व्यवस्था करने के लिए भी हम सोचेंगे कि वो बच्चे यहाँ आए और निष्कंठ बिना किसी परेशानी के वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और प्रशासनिक सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में, बैंक सेवाओं में निकले। हम ऐसी व्यवस्था के लिए भी प्रयास करेंगे। अच्छी कोचिंग की व्यवस्था हम करेंगे तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए भी हम कुछ निर्णय लेंगे। और हम ही नहीं, हमारे साथ में जो पधारे दूसरी कार्यकारिणियों के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके और विकास कार्य में साथ दें। और फिजूल खर्ची जैसे प्रकार के शराबबाजी है या शादियों में बढ़ चढ़ करके फिजूल खर्ची करते हैं, हम इसको भी रोकें। इसी प्रकार से समूह विवाह एक विकल्प है
लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। समाधान तो यही है कि हम हमारे समाज को ताकतवर बनाएं, घर परिवार की आर्थिक उन्नति और खुशहाली जीवन हेतु शिक्षा, बालिका शिक्षा पर हम ध्यान दें। समाज के लोगों में शराब का सेवन बंद करें। गांव में रहने वाले बंधुओं को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, जो काम हम नहीं करते थे उसको करें, क्योंकि खेती-बाड़ी का एक ऐसा धंधा है जिससे कि एक परमानेंट उसकी आय होती है। हमें इनको करने की कोशिश करें। मैडम का और आज के हमारे समारोह के अध्यक्ष बीरबल प्रसाद भटवारा साहब का, हमारे संरक्षक का, मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी का, जिनका योगदान से आज ये संभव हो सका है। इन्होंने बहुत मेहनत की है। एक वीक से ये लोग सब मेहनत कर रहे थे, जो उसका परिणाम ये है कि आज हम आप ये फंक्शन यहाँ बैठे हुए हैं और इस फंक्शन को अपने इतने बढ़िया खूबसूरत ढंग से अपन ने इसको संपन्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दामाद साहब हैं डॉक्टर मनोज राजौरिया साहब। इसके साथ में आप पीजी कॉलेज कोटा से आप प्राचार्य पद से आप रिटायरमेंट हुए हैं। आपने 17 किताबें, 17 बुक्स मैथमेटिक्स की, आपने मैथमेटिक्स में पीजी किया है। प्रोफेसर आप रहे हैं, पीजी प्राचार्य से आपने रिटायरमेंट प्राप्त किया है। 17 पुस्तक का प्रकाशन आपके द्वारा हो रहा है, जिसका लाभ हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा भारत के कई सारे विश्वविद्यालय में आपकी पुस्तकें आज पढ़ाई जा रही है। से अपनी समिति की ओर से आपको नमस्कार करूं। और क्योंकि माहौल थोड़ा अभी जोशीला होना चाहिए, हम बुजुर्ग हो गए तो क्या आप नारे जरूर बोलेंगे, उसके बाद मैं अपने दूसरे संत दुर्बलनाथ की आवाज जय हो। संत दुर्बलनाथ की जय हो। राम अम्बेडकर की जय हो। धन्यवाद। इस परिस्थिति में आज हम पैदा हुए, बाबूलाल जी पैदा हुए, आज इसी डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है कि आज वो इस पद पे होदा पे बैठे। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि जीवन में किसी को याद करो चाहे मत करो, लेकिन अगर हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और संत की जो एक आध्यात्मिक बात होती है, आप याद करते रहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में आपको उनको याद रखना पड़ेगा और तभी जाकर के वो परिवार आगे बढ़े। मैं एक बात और, मेरे से भी बहुत विद्वान बैठे हैं मित्रों, हम पढ़े लिखों ने जिन्होंने भी अम्बेडकर को मार दिया या नहीं पढ़ा, वो परिवार भी नहीं पढ़े। ये मेरा मान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ कोई विवेचना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके बिना भारत की कल्पना अधूरी है। और ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नागर साहब, आजकल आप देख रहे हो ना कि संविधान के महत्व को अब समझा जाने लगा है, और जो सचमुच में समझ रहे हैं वो जानते हैं कि इसका क्या महत्व, और इसके बिना देश की परिकल्पना अधूरी है, देश का विकास अधूरा है। खटीक समाज की जो कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसके बारे में जब आप मुझे आमंत्रित करने पधारे थे नागर साहब, तभी मेरा मानस बना लिया था कि चाहे मैं कुछ भी हो, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होना है। और इसका कारण ये है कि जब मैं आप जैसे सुधी लोगों को देखती हूँ कि आप समाज की बहबूदी के लिए, अपने समाज के लिए नहीं, समग्र समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित हो, तो कोई ऐसा ही होगा जो यहाँ आने से परहेज करे। मैं बाबा साहब को मैंने खूब पढ़ा, मैं भी पॉलिटिकल साइंस की, एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट रही, लेकिन नागर साहब एक वाक्य जो मैंने कन्वेंशन में सुनाया था वो तो राजनीतिक परिदृश्य से था, लेकिन मैंने मेरे जीवन का एक अनुभव देखा है और उसको महसूस भी किया है। मुझे वर्ष 2016 में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन में लंदन जाने का अवसर मिला, और जब हम वहाँ पर विभिन्न पार्टियों के साथ और यूके की विभिन्न पार्टियों के साथ संवाद कर रहे थे, और जब हमारा अंतिम दिन था तब हमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ले जाया गया और वहाँ पर छात्रों के साथ संवाद हमारा कार्यक्रम था। कार्यक्रम समापन की ओर था, तब भारतीय मूल के एक प्रोफेसर आए हमारे पास जो साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते थे, और हमसे बोले कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो हम लोगों को जल्दी थी क्योंकि हमें लग रहा था वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वैसी पढ़ाई की थी हमने 8 दिन तक, तो हमें लग रहा था कि अभी पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ ले जाना चाहते हैं। हम लोगों का प्रोग्राम था वैसे पहले से ही डिसाइडेड। उन्होंने कहा तुम चलो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और हमें वो LSE के बेसमेंट में लेकर चले गए। जब हम बेसमेंट में पहुंचे ना नागर साहब, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि छोटी सी गली से ले जाकर के क्या दिखाना चाहते हैं,
लेकिन चूंकि हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो हमें सौम्यता वहां प्रदर्शित करनी थी और हम लोग वहां गए बिना कुछ बोले। उन्होंने वहां ले जा करके हमें एक कमरे में, ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था, इस मंच से भी छोटा, वहां पर एक प्रतिमा थी बस साइज की, वो थी बाबा साहब अम्बेडकर की। और वो देखकर तो हम रोमांचित हुए, लेकिन उन्होंने हमें अपने आईपैड पर जो दिखाया उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में नहीं है ये, हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम भी भारतीय हैं। इस आईपैड में एक फॉर्म है और इस फॉर्म पर ये सिग्नेचर किसके हैं, तो हमने देखा कि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सिग्नेचर थे। और वो फॉर्म किसका था आप जानते हैं? वो था बाबा साहब अम्बेडकर की रिसर्च के लिए वहां फेलोशिप प्रोग्राम को एंडोर्स करने का। उसे देखने के बाद हम जो 13 पार्टी के प्रतिनिधि थे, जो द्वंद्व करते थे आपस में, जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, जब वहां चर्चा होती थी हाई कमीशन में तब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन चुका। वहां हमें एकजुटता का संचार हो, समाज की के अंदर सुधार करेगी, समाज में नए नवाचारों को प्रतिपादित करेगी, उसे प्रतिस्थापित करेगी और आगे वाली जो पीढ़ी है उससे कुछ नया संदेश देगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं सवारिया साहब कि आपके मार्गदर्शन में, और बसवाल साहब जो आपके सीनियर है, हमारे नागर साहब है, आप सब सामूहिक रूप से प्रयास करोगे कि आपके समाज के साथ साथ समग्र समाज में उत्थान की बात हो, एकता की बात हो, समरसता की बात हो, भाईचारे की बात हो। आज देश को इसकी दरकार है। पुनर्गठन के लिए कभी भी वोट मत भटकाया करो, मतदान मत कराया करो। जहां मतदान हो जाता है वहां बिखराव शुरू हो जाता है। हालांकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में तो मतदान से आकलन सबकी भावनाओं से है, ज्यादा लोगों की क्या सोच है, ज्यादा लोगों की भावना कैसे है। लेकिन एक तरह से मेरा तजुर्बा रहा, कोटा में जिस तरह से छात्रावास चलता था एक उदाहरण था। और फिर हमने बच्चों का छात्रावास वहां करवाया, फिर उसमें वहां वही चुनाव हो गए। जो लोग थे वो तो बेचारे घर बैठ गए, जिन लोगों का लेना देना नहीं था उन्होंने कमान संभाल ली। अब शायद कोई वो लोग आपस में सामंजस्य बिठा पाए। खटीक समाज ने उनके लिए जी जान से काम किया और उनको ये विश्वास हो गया कि यार ये कौम एक ऐसी कौम है, ये पीछे से वार नहीं करती है और मुझे भी चाहती है और हमेशा मेरा सहयोग करती है। मैंने इसका जब जब मुझे मौका मिला मैंने इसका फायदा उठाने की कोशिश करी। पहले दौर में जब मैं विधायक बना, वो मुख्यमंत्री थे, जयपुर और उदयपुर, 2 जगह खटीक समाज को छात्रावासों के नाम पर जमीन अलॉट कराया, पूरा प्रयास किया, आवंटन करा कि बीरबल प्रसाद जी बैठे हैं उनके साथी। मैंने कहा मेरा राम राम मानना, मैं तो ये काम उन लोगों का है जो इसके लिए समय दे सकते हैं, जिसकी प्राथमिकता हो। मेरे तो खाली प्रयास होता है कि मैं सहयोग करके कुछ करा सकता हूँ, कराऊं। अब ये काम आप लोगों का है, वो भी मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। उदयपुर में वहां खटीक समाज का छात्रावास है, जहां जैन समाज का छात्रावास, ऐसी प्राइम लोकेशन पर छात्रावास है, लेकिन वहां भी ऐसा ही विवाद चला। परशुराम जी थोड़ा सा ज्ञानी इंटेलिजेंट थे, उसमें छात्रावास में उन्हें मेंबर कार्यकारिणी में इस तरह का कोई तरीका लगा दिया कि एक तरह से लड़ाई दंगा का मामला, विवाद का मामला बंद हो गया। लेकिन वो छात्रावास का काम चल रहा है। और जब मैं तीसरी बार जब एमएलए बना, ऐसे ही कोटा में गया था, धारीवाल जी का कार्यक्रम बनवाया मैंने कहा एक छात्रावास या खटीक समाज का है, हमारी बच्चियों का छात्रावास। कोटा इस मामले में हमसे भी पहले आगे था, राष्ट्र जयपुर से तो हम तो कुछ है ही नहीं। चाहे अलवर के लोगों ने अपने हिसाब से प्रयास करके छात्रावास बनाया, पर वो लोग बहुत आगे रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले ही चाहे खुद की जमीन खरीदी, कई सहयोग से लिया, चंदा किया, कुछ भी किया, वहां भी वो छात्रावास चले। आज आप यहाँ कार्यक्रम में पधारे और आपने ये पीड़ा जताई जो हॉस्टल पहले से बना हुआ है उसके बारे में,
अब इसके आगे आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज सेवा समिति मालवीनगर ने आज जो कार्यक्रम रखा है, मैं इनके कई कार्यक्रमों में आया हूँ। इन समिति के लोग जिस तरह से आपस में भाईचारे से जुड़े हुए हैं और जिस तरह के समाज के लोगों को एकत्रित करके कार्यक्रम करते हैं, सबसे पहले तो इनको साधुवाद देना चाहूँगा। मैं आपने जो बात उठाई उसके संबंध में ये कहना चाहूँगा, ये तो जिस दिन ये हॉस्टल की ज़मीन आवंटन करवाई, इनको कब्जा देके लीज होके इनका कब्जा इनको प्राप्त हो गया, उस दिन बाद में मैंने उसी दिन कह दिया था कि अब आप लोगों को संभालना है। मैंने तो एक केवल प्रश्न उठाया कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खटीक समाज को ऐसी प्राइम लोकेशन पर ज़मीन दी, और किसके लिए दी? खटीक समाज के पूरे राज्य भर के यहाँ विभिन्न इंस्टीट्यूशन हैं, कोचिंग सेंटर्स भी हैं। हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमें पता है जब हमारे दौर में कितनी तकलीफ आती थी रहने में, और उस फीलिंग से वो ज़मीन खटीक समाज के लोगों को लेकर आई, और आज वो खटीक समाज के लोगों के हाथ में नहीं है। उसमें मैंने इनको, जो हमारे बड़े बड़े सब नेता बैठे हैं खटीक समाज के, इनको मैंने वो दौर याद कराया है कि अब आपका दायित्व बनता है। जब ये डुबाने का समय आया था, डुबाने में भी आप साथ साथ बैठे थे, अब कम से कम आपका अंतिम समय का चल रहा है, 10-20 साल आपको और समाज में सेवा देनी है, तो वापस खटीक समाज को जिस मनसा से ज़मीन दिलाई थी, आप वापस इन खटीक समाज के लोगों को वापस सुबर्द करो। नागर साहब, दरवाजे खोलो उसके खटीक समाज के लिए, खटीक समाज के बच्चों के लिए खोलो। और मैं वादा कर रहा हूँ, जिस दिन खटीक समाज के लिए उसके दरवाजे खुल जाएंगे, और दूर राजस्थान का या जयपुर का खटीक समाज अगर बालिकाओं के लिए अलग छात्रावास लेना चाहेगा, तो मैं वादा करता हूँ बालिकाओं के लिए अलग छात्रावास दिलाऊंगा, लेकिन पहले उसके दरवाजे खुलाओ। खटपति नहीं है, जो इसका संचालन कर रहे हैं वो आपत्ति, लेकिन उसके दरवाजे खटीक समाज के लिए खुले करो। आम खटीक का आदमी, खटीक समाज के बच्चे के लिए खुले रखो। आज चाहे आपकी उसमें योग्यता वालों को, आदमी को रखो, लेकिन दरवाजे खुले रखो खटीक समाज के लिए। नागर साहब, आज आपके जो भाषण से क्या है, लोगों में जागृति आई है, अब इसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसे में आपका क्या सहयोग रहता है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा, मुझे खटीक समाज के लोगों को, आम आदमी को, खटीक समाज का जो गांव में बैठा हुआ है, गरीब घर का जो बच्चा है, उसके एतबार दे दो उसका, कि उसके लिए यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए जगह है। ये पहले एतबार मुझे कायम करवा दो, इसके बाद जो भी भागीदारी होगी मैं अपना कर्तव्य निर्वहन करूँगा। आपकी समिति के द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बाबूलाल जी नागर भी पधारे, जिन्होंने समाज की एक बहुत बड़ी पीड़ा बताई कि समाज का हॉस्टल मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और बाबूलाल जी की नागर के सहयोग से समाज को ज़मीन मिली, उस पर हॉस्टल भी बना, लेकिन हॉस्टल के ऊपर समाज के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब आप क्या करने जा रहे हैं? आज जो बाबूलाल नागर साहब ने, पूर्व खाद्य मंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की है, जो उनकी अकेले की चिंता नहीं है, ये हमारे पूरे खटीक समाज की चिंता है, क्योंकि जिस मकसद से उस हॉस्टल को बनाया गया था, और समाज के सभी लोगों से, छोटे बड़े सबसे आर्थिक मदद ली गई थी, और आज ये बनकर के तैयार हुआ, तो जो समाज की मंशा थी कि भाई हमारे बच्चे इसमें पढ़े, आगे बढ़े और सरकारी नौकरियों में जाए, समाज हमारा शिक्षित हो, हमारे बच्चे शक्तिशाली हो, अच्छी पोस्टों पर जाए, उनको पढ़ने लिखने ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, वो जो है वो मंशा पूर्ण नहीं हो रही। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ मिसमैनेजमेंट है, और वो मैनेजमेंट इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट है कि उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि उस इतने बड़े हॉस्टल से हर साल IAS, IPS, RS वगैरह की सर्विसेज में और अदर सर्विसेज में हर साल कम से कम 10-15 स्टूडेंट निकलने चाहिए थे। उससे हमारे समाज में विकास होता, हमारे बच्चे सर्विस में होते। मैं उदाहरण दूंगा हमारे ST भाइयों का, उनके बच्चे चपरासी से लेकर के और ऊंची पोस्ट तक है, सिर्फ इसलिए कि वो समाज उनको को मदद करता है, और हर वहाँ का जो करता धरता है वो समाज। सामरिया जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जयपुर शहर के अंदर ही खटीक समाज की बहुत सारी समितियाँ हैं, और रही बात इस हॉस्टल की, तो इस हॉस्टल के लिए पूरे जयपुर शहर के खटीक और इसके अलावा भी जो बाहर के खटीक है उनका भी सहयोग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
एक ही व्यक्ति उस पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। तो अब आप में जितने भी समाज की समितियां हैं, आज हम यहाँ पर भी ये एक चर्चा का विषय रहा इस मीटिंग के अंदर, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कोई विशेष मीटिंग रखेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैंने इसी मकसद से और दूसरे जो विकास समितियां हैं, हमारे समाज की समितियां, उनके अध्यक्षों को, उनके कार्यकारिणियों को बुलाया है ताकि हम सब एक सूत्र में बंधकर एक लाइन में चलकर हम समाज के हित के लिए सोच सकें। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो छात्रावास इस वक्त बना हुआ है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, समाज के सब छोटे बड़ों का पैसा लगा हुआ है, वो समाज के काम में आवे, और इसके लिए मैं समर्थन लूंगा सभी समितियों का। ऐसे में आप क्या करेंगे? कोई विशेष मीटिंग रखेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैंने इसी मकसद से और दूसरे जो विकास समितियां हैं, हमारे समाज की समितियां, उनके अध्यक्षों को, उनके कार्यकारिणियों को बुलाया है ताकि हम सब एक सूत्र में बंधकर एक लाइन में चलकर हम समाज के हित के लिए सोच सकें। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो छात्रावास इस वक्त बना हुआ है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, समाज के सब छोटे बड़ों का पैसा लगा हुआ है, वो समाज के काम में आवे, और इसके लिए मैं समर्थन लूंगा सभी समितियों का, सभी अध्यक्षों का, और हम इसको इस प्रकार का मैनेजमेंट करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारे समाज के बच्चे यहाँ पढ़े, रहे, रुके, और वो अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निकले, समाज का नाम रोशन करें, क्योंकि इसी से समाज की में जागृति बढ़ेगी और स्ट्रेंथ आएगी। सामरिया जी, जब भी कोई समाज का कार्यक्रम होता है तब ये थोड़ी देर के लिए चर्चा होती है, लेकिन उसके बाद ये चर्चा बंद हो जाती है। आज यहाँ मालवीय नगर जो समिति है आपकी, तो ये शपथ ग्रहण समारोह था, इसी कारण ये चर्चा यहाँ पर चल गई। तो इस चर्चा को निरंतर जारी रखना, क्योंकि बहुत समय हो गया। एक हॉस्टल को समाज के लोगों के सहयोग से हॉस्टल बनता है, उसको ट्रस्ट बना दिया जाता है, चुनाव कराए जाते हैं, और चुनाव के बाद न उस समिति का पता, न उन पदाधिकारियों का पता, और समाज के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, दूर दूर से जो गांव में पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो ये सोचता है कि जयपुर में जाऊंगा, समाज का हॉस्टल है, लेकिन वहाँ उसको कोई सुविधा नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता, एकाधिकार करके उस हॉस्टल पे। तो ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी है? अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पूरे जयपुर के, कोशिश तो करेंगे पूरे राजस्थान से, लेकिन पूरे जयपुर के जितनी भी हमारी जाति की समितियां हैं, उनके पदाधिकारियों के एक मैं मीटिंग लूँगा, और हम एक समन्वय समिति बनाएंगे, और हम इस पॉइंट पर कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम जो है सफल होंगे, और इस हॉस्टल को हम जल्दी से जल्दी समाज को हैंडओवर करेंगे। एक हम कार्यकारिणी समिति बनाएंगे, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे जो इसका संचालन करेगी, आर्थिक रूप से भी और उसके प्रशासनिक रूप से भी, और समाज के लिए, समाज के छात्रों के लिए ओपन करेंगे। जैसा कि अभी मंत्री जी का जो आशय था, या वो हम ये अकेले मंत्री जी की मंशा नहीं है, ये पूरे समाज के हर नहीं, पूरे समाज की पीड़ा है, पूरे खटीक समाज की ये पीड़ा है। और मैं आपको ये विश्वास कि जो समाज का हॉस्टल है उस पर एकाधिकार एक ही व्यक्ति का हो रखा है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ये हम एकाधिकार हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे और पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे, और पहले तो हम उनको समझाइश करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति भी समझ जाएंगे और वो समाज के लिए खुद काम हो जाएगा, आगे चल करके उसको हैंडल कर देंगे। और मैंने आपको बताया कि इसके बाद हम एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, जिसमें उस कमेटी का काम ये होगा इसका संचालन करने का। इसमें ये फाइनेंशियल। विजेंद्र जी, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज का जो अनेक पिछले कार्यक्रम थे, उनसे भी ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, और बाबूलाल नागर साहब पधारे और समाज हित में हमें क्या करना चाहिए ये बताया, और उन्होंने अपने इस समाज के लिए हम क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातों पे चर्चा हुई। लेकिन एक मुख्य रूप से एक बात निकल के आई कि जो वर्तमान में जो हॉस्टल था उस पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार हो गया है, और ये बाबूलाल नागर साहब की नहीं, समाज के सब समितियों की पीड़ा ये उभर कर आई है। इस विषय में हम सभी जयपुर की सभी समितियों को जयपुर की सभी समितियों को की मीटिंग करके उनको साथ लेके जल्द ही एकाधिकार को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले समझाइश से करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रेशर से, क्योंकि खटीक समाज का छात्रावास है, खटीक समाज के छात्रों को बालकों के लिए और मिलना चाहिए। लेकिन उसको ट्रस्ट बना लिया गया है, कैसे आप कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? ये ट्रस्ट बना लिया गया है, वो मतलब गलत है। जो जिस चीज़ के लिए ज़मीन का आवंटन हुआ है वो खटीक समाज राजस्थान खटीक सभा के नाम हुआ है। तो ऐसे में क्या आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? एक मिनट।
जो कानूनी कार्रवाई तो बहुत लंबी प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इसको सामाजिक तौर पर इसको निपटाना चाहेंगे। जयपुर की सभी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी गणमान्य जो है सदस्य हैं, उन सबको साथ लेके एक बड़े स्केल पे एक मीटिंग करके इसको समझाइश के तहत समाज हित में हम सभी को नहीं, अधिकांश तो ये देखा जाता है कि जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है ना, उसमें ये जरा सी चर्चा चलती है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं इस बात को। तो यहाँ भी क्या ऐसा होगा या कुछ कार्रवाई करेंगे? आपने ये बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इस बार ऐसा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये जो राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति की जो वर्तमान कार्यकारिणी जिसने आज शपथ ली, इसमें सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, और समाज के प्रति सभी डेडिकेटेड है। तो समाज के प्रति डेडिकेटेड होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि सभी को हम समाज हित में काम करें और इसको जल्दी से जल्दी एक टाइम फ्रेम के अनुसार इसको खाली करवाकर समाज के बच्चों को एडमिशन दिलाए। बाबूलाल नागर साहब ने भी कोई किसी व्यक्तिगत किसी रूप में कोई अंगुली नहीं उठाई। उन्हें समाज की पीड़ा को ये कहा कि ये खटीक समाज के बच्चों के, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम में आना चाहिए, चाहे इसका संचालन कोई करे।